हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी के यहाँ पर हम पीवाईक्यू आपको करवा रहे हैं। तो आज जो करवाने वाले हैं, आपका जो 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बस उससे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ शेयर कर देना है अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ में। आपको करना है जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको इसी तरह पीवाईक्यू के सेशन जो हैं यहाँ पर मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा हुआ था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो जो ये स्वदेशी आंदोलन रहा हुआ था, ये 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन 1905 में होता है। और उस समय जो वायसराय थे वो करजन थे, यानी कि करजन के समय में जो है बंगाल विभाजन होता है। और इसी के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को होता है स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर जारी किया जाता है, जहाँ पर क्या था कि विदेशी वस्तुओं को आग लगाई जाती है। और यह बंगाल विभाजन से संबंधित था जैसा कि बताया। तो इसका सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था बंगाल के अंदर, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का। देखिए, संविधान की बात करी जाए तो सबसे लंबे अगर यहाँ पर संविधान की बात करी जाए तो ये तो सभी को पता है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये भारत का ही होता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भारत के संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, जिनमें यहाँ पर अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो जो संशोधन होता है, यानी कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है यहाँ पर आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं, वो लिए गए हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से। और जो आपके मूल कर्तव्य हैं उनको लिया गया है रूस से। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी जैसा कि आपको पता है कि रूस से जो है यहाँ पर लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जुलाई 2022 में भारत में से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। ये आपका करंट का क्वेश्चन था 2022 का, यानी जो शिवसेना थी उससे जो एक नेता था महाराष्ट्र से, उसको राज्यसभा का सदस्य चुना गया। तो वो रहे हुए थे संजय राउत, यानी कि संजय राउत जो थे इनको यहाँ पर चुना गया था। और इसी समय यहाँ पर सरकार बदलती, यानी कि एकनाथ जो शिंदे थे वो बन गए थे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर। तो ये भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिर पूछा गया था करंट को लेकर के कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिकीकरण अनुसंधान परिषद CSRI की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए, यहाँ पर CSIR की बात करें तो अगर इसके मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। बाकी अगर बात करें कि इसकी जो पहली महिला महानिदेशक हैं वो रही हुई थी नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी करंट में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा जो कि गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जानते हैं। तो कई बार तो आपसे डायरेक्टली यही पूछते हैं जो सागा दावा त्यौहार है वो किस राज्य का है। दूसरा आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि जो बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा को सिक्किम में किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये सिक्किम का त्यौहार है और सिक्किम में जो है बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, आपको बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से जाना है, सभी को जुड़ जाना है। बाकी चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर नहीं है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन सामने आ चुके हैं। पहला ऑप्शन में आपका साइना नेहवाल दिया हुआ है। पहला ही आपने ऑप्शन देखा और आपको पता चल गया कि साइना नेहवाल को सभी लोग जानते हैं कि जो इनका संबंध है वो है बैडमिंटन से, यानी कि बैडमिंटन प्लेयर है, ना कि एक क्रिकेट प्लेयर। बाकी महिला क्रिकेट प्लेयर में मिताली राज आ जाती हैं, झूलन गोस्वामी आ जाती हैं, हरमनप्रीत कौर आ जाती हैं। ये लोग हैं जो महिला क्रिकेटर हैं। लेकिन बाकी यहाँ पर महिला क्रिकेटर साइना नेहवाल तो पता था, बिल्कुल आसान की बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर प्रशस्ति की रचना करें, प्रशस्ति की बात करें तो यहाँ पर रवि कीर्ति, पहली चीज़ तो ये याद रखना है
कि जो रवि कीर्ति थे इनका जो संबंध था वो था चालुक्य वंश से, यानी कि चालुक्य शासक में रहे हुए थे पुलकेशन द्वितीय के समय में, यानी कि पुलकेशन द्वितीय थे, इनका संबंध था चालुक्य वंश से। और इनके समकालीन जो हुए थे वो रवि कीर्ति हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पर प्रशस्ति की रचना करी हुई थी। दूसरा आपसे एक प्रशस्ति और पूछा जाता है, वो होता है प्रयाग प्रशस्ति। यानी कि अगर प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग जो प्रशस्ति के लेखक हैं वो रहे हुए थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहे हुए थे, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के होते हैं, और अंतिम जो सबसे शास्त्रीय नृत्य है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अपनाया जाने वाला वो है ये सत्रिया, जो कि वर्ष 2000 में अपनाया गया। इसके जो गुरु हैं वो हैं शंकर देव, कई बार इसके गुरु भी पूछ लेते। इसके गुरु शंकर देव हैं, और जो कि राज्य जो है वो असम राज्य से संबंधित, यानी असम का जो है शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं, यानी कि 29 अंक हैं जो बैडमिंटन में एकल खिलाड़ियों के हैं, तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? देखिए दोनों के जब 29 अंक हैं तो जो खेल जीतने का अंक होगा वो 30वां अंक होगा, यानी कि वो 30वें अंक पर जो है कोई खिलाड़ी खेल जीत जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या फिर इसे कम करने के लिए हो, यानी कि मांग का जो यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होता है वो मांग का विस्तार कर रहा हो या उसकी कमी के लिए हो, इसको जो करने का कार्य होता है वो कहलाता है आपका स्थिरीकरण। यानी स्थिरीकरण कहा जाता है मांग के विस्तार को, मांग का विस्तार करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? देखिए सोडियम सल्फेट की बात करें तो सभी को पता है NaSO4 हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड आपसे मिला दिया, बेरियम BaCl2 मिला दिया गया, जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो आपका देखिए यहाँ पर आपका Ba इससे ले लिया हमने और SO4 इसका, यानी कि BaSO4 यहाँ पर बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? BaSO4, जो कि बेरियम सल्फेट होता है, एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है, तो ये बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ पर किस फसल की बात हो रही है? देखिए फसल की बात करें तो किस फसल से बोरा, चटाई इत्यादि बनाए जाते हैं, तो सभी को पता है ये जूट की खेती होती है, और मुख्यतः जो है ये पश्चिम बंगाल में करी जाती है। केले से तो खेती होनी, ना तो ताड़ ना तो नारियल, जूट की यहाँ पर होती है, तो जूट जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जूट की जो खेती होती है वो रस्सी, चटाई सभी कामों में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ये सभी मिल चुके हैं? देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो देखिए राजीव गांधी पुरस्कार की बात करें और इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, इन सभी की बात करें तो ये मिल चुका है इनमें से शोभना नारायण को। और शोभना नारायण की बात करें ये हैं कौन? तो ये कथक नृत्य से संबंधित नृत्यांगना रही हुई हैं। और कथक की बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से रहा हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक होता है? देखिए दो ही यहाँ पर आपकी होती कार्यकारी शक्तियाँ, एक होता है लोकसभा जो कि भंग हो सकता है, और ना भंग होने वाला जो होता है वो होता है राज्यसभा। और राज्यसभा में क्या होता है कि 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, और लोकसभा का जो गठन है वो 5 साल के लिए किया जाता है। तो 5 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 5 वर्ष जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
किसके कारण आयातित सामान अंश अधिक महंगा होता है। यानी जो यहाँ पर आयात किया जाता है यानी कि इंपोर्ट किया जाता है, जो सामान यहाँ पर इंपोर्ट होता है वो महंगा क्यों हो जाता है। यहाँ पर आगे प्रकृति में दुर्बलता कोई मतलब नहीं। प्रशुल्कों मतलब क्या होता है, टैक्स जो होते हैं वो कई तरह के लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है माल यहाँ पर महंगा हो जाता है जो इनकी इंपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज से। नेक्स्ट आगे है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र आप सभी को पता होगा, आपकी खेती हो गई, आपका मत्स्य पालन हो गया, उसके साथ आपका डेयरी उद्योग हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद आपका बैंक सेवाएं दिया हुआ है जो कि प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता, ये आपका आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि जो सेवा प्रदान करता है ये आपका जो आपका थर्ड सेक्टर होता है यानी कि सेवा क्षेत्र, उसके अंतर्गत जो होता है बैंक सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है। देखिए लू की बात करें, लू क्या होती है, एक तरह की गर्म हवाएं होती हैं, ये सभी को पता होगा। गर्म हवाएं होती हैं जो कि मुख्यतः कहाँ पर बहती हैं, उत्तर भारत के अंदर बहती हैं मुख्यतः। बाकी बात करें तो ये क्या है, ये कहाँ पर होती हैं, तो ये गर्मी के महीने में होती है। ऋतु आपसे पूछा गया है तो जो ग्रीष्म ऋतु होता है इसके समय पर होती है लू, मुख्य रूप से चल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कई बार रिपीट होके पूछा जाता है और यही पूछा जाता है कि ये किस वर्ष शुरू किया गया। तो याद रखना है जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी गई थी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। तो यही दो क्वेश्चन रिपीट होके पूछे जाते हैं, या तो इसका मंत्रालय पूछा जाएगा और या तो इसका डेट पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। देखिए सबसे अधिक साक्षर राज्य सभी को पता है केरल है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार रहा हुआ है। ओवरऑल जो साक्षरता रही हुई थी भारत की वो थी 84%। केवल अगर पुरुषों की यहाँ पर पूछी जाती तो 84% और केवल महिलाओं की तो वो 64%। तो ओवरऑल यहाँ पर पूछी गई 74% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा में कितने संतुलित आहार दिए जाने चाहिए। देखिए कितने जो संतुलित आहार माने जाते हैं वो कुल 3 संतुलित आहार हैं जो कि किशोरों को दिए जाने चाहिए। तो ये थे ऑलमोस्ट आपके 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन यहाँ पर डन हुए। हर रोज आपको यानी कि डेली जो होता है यहाँ पर एक शिफ्ट आपको हम करवा देते हैं। बस आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी सारी जो अपडेट हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।